हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में जिसका जो फर्स्ट पार्ट था पेपर 1 सीटेट पेपर 1 जो कि अभी नोटिफिकेशन आया है उसके बेस पे मैं बताने वाला था। आज मैं आपको सामने सीटेट जो 2022 में होने वाला है पेपर 2 और वो 2021 में पेपर कैसा हुआ था उसके बेस पे जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जो नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर 2022 को आया है, आज 23 अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, छोटी बड़ी दिवाली जो भी है उस दिन। इसके बाद नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और जो क्वेश्चंस आपके आए थे, चाहे साइंस के बैकग्राउंड के हो आप, चाहे आप आर्ट के यानी कि सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड के हो, आपको सारा पेपर 2 का मटेरियल मैं आपको यहाँ बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो एक जो नोटिफिकेशन की बात, नोटिफिकेशन एक ये आया था, एक पब्लिक नोटिस आया था कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 22 और जनवरी 23 के अंदर होगा, CBT मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके फ़ीस के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि फॉर्म जो है आपके आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 24 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो मैं ये बताता हूँ आपको कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो आप किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पर मत जाइए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर मत जाइए पेपर देखने के लिए। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, वहाँ पर इस तरीके से आपको 2018 से लेकर 2021 तक के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन वाले के लिए ये वाला एक विंडो खुलती है। उस विंडो में क्या है, आप उस एग्ज़ाम को डेट को देखिए जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर सेलेक्ट कीजिए और आप उसे निकाल लीजिए। और सभी की आंसर कीज में क्या दे रखी हैं, फाइनल आंसर कीज आपको दे रखी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये पेपर 2 जो जनवरी 22 में हुआ था, जनवरी 21 में हुआ था, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है, उसी के बेस पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। चलिए बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है पेपर सेकंड का। तो पेपर सेकंड का सिलेबस जो इस तरीके से होता है, क्लास 6 से 8 तक के बच्चे को पढ़ाना है आपको। तो जो पेपर 1 में सिलेबस था उसको थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना है, यानी कि बच्चा यहाँ पर कैसा हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वहाँ 1 से 5 तक का बच्चा था, अब यहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चे को माइंड में लेके आपको यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम चीज़ है, CDP के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और बस अंतर क्या होगा कि अगर वहाँ CDP आपको 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में पूछी जा रही है तो प्याजे के फर्स्ट सेकंड स्टेज की बात होगी, यहाँ पर प्याजे की थर्ड और फोर्थ स्टेज की बात होगी। ऐसे करके आपके क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। वहाँ कॉलवर्क की पहली अवस्था की बात होगी, अब यहाँ पर क्या है दूसरी और तीसरी दोनों अवस्थाओं की बात होगी। इस तरीके से आपकी पेडागोजी चेंज होती रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। कैसे कैसे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बताया गया। तो इसमें बोला गया कि 15 क्वेश्चन तो आपके आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से, कन्फर्म है। इसके बाद कि जो 5 क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से आएंगे, यहाँ पे आपको PWD एक्ट RPWD एक्ट पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज 1 की बात करिए तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इनसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजी से भी पार्ट आएगा। सेम चीज लैंग्वेज सेकंड में भी कंप्रेंशन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी 15 क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो पेडागोजी आपको कहाँ से पढ़नी है, तो मैं फर्स्ट पेपर में बता चुका हूँ। पेडागोजी आपको अपनी टेक्स्ट जो NCF है वहाँ से पढ़ना है और इनकी जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। बात करते हैं अगर जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ कहाँ से आएगा, तो मैथ के लिए आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो मैथ है उसको लगाना है, NCERT वाली, आप उससे आराम से कर सकते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, बीजगणित है, ज्यामिति है और संख्याओं का ज्ञान है, मेंसुरेशन है, डाटा हैंडलिंग है। फिर 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इशू से आएंगे और इसको पढ़ने का एकमात्र स्थान है NCF 2005 का चैप्टर नंबर 3, उसमें मैथ का सेक्शन है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये एग्जाम के जो 10 क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात होती है माइंड सेट, आप किस माइंड से जा रहे हैं। अगर पेपर देने आप सकारात्मक मूड में जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आपका पेपर खराब हो सकता है। ये पेडागोजी इसी की मेंटलिटी को चेक कर दी है आपकी। अब बात करें जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसमें साइंस का पोर्शन वो है वो कितना कैसे आता है। तो मैथ का मैंने बता दिया, अब साइंस का पोर्शन में क्या आएगा, फूड के बारे में पूछा जाएगा, मटेरियल्स के बारे में पूछा जाएगा, द वर्ड ऑफ द लिविंग पूछा जाएगा, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज पूछा जाएगा, हाउ थिंग्स वर्क्स पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मैग्नेट, ये सब चीज़ें पूछेंगे। सिंपल जो छोटे छोटे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती हैं वही आपके लिए क्या बन जाते हैं, वो एक टॉपिक बन जाते हैं। आप देखोगे 6 से 8 के बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, पूछते हैं। तो उसी के बेस पे चीज़ें हो सकती हैं। पेडागोजिकल इशू के 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। वहीं बात करें अगर सोशल स्टडीज़ की, सोशल साइंस की, तो इसमें क्या होगा, हिस्ट्री से आपके सामने अगर आप
इसको आपको पास करना है एसएसटी को, तो आपके सामने आपको एक किताब मालूम होगी, बड़ी फेमस किताब है लुसेंट करके, लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके की किताब जो है, आप उसको आसानी से उसको पढ़ लीजिए और आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वो है कि एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन और इकोनॉमिक्स जो भी चलता हो, उस किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास बहुत समय है, अभी दिसंबर और जनवरी बहुत टाइम है, यानी कि आपका 2 महीने है करीब तैयारी करने के लिए। तो आप इन एनसीईआरटीज़ की किताब, एनसीईआरटीज़ की मैथ, एनसीईआरटीज़ का सोशल स्टडी, एनसीईआरटीज़ का साइंस, इन सबको पढ़ डालिए। आपका एग्जाम जो है एक बार में ही निकल जाएगा। अगर पहली बार निकाल रहे हैं तो पहली बार में निकल जाएगा, अब दोबारा पेपर दे रहे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं, इस सीटेट के साथ साथ आपका DSSB, KVS, इन सब की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि आपने देखा कि एसएसटी कहाँ कहाँ बटा हुआ है, हिस्ट्री में बटा हुआ है, ज्योग्राफी में बटा हुआ है, इसके अलावा सोशल स्टडी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 चीज़ें आपके यहाँ पूछी जाएंगी, और सोशोलॉजी। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे पेडागोजिकल इश्यूज के आएंगे, वो आप कहाँ से करोगे, तो वो NCF 2005 से करोगे। बात करते हैं कि जो जनवरी 21 में पेपर हुआ था, पेपर 2, वो पेपर कैसा था उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर 2 है, ये पेपर 2 अब मुझे कहाँ से मिला, तो मैंने सीटेट की वेबसाइट से निकाला है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, और वो पेपर आपको मालूम पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ चलिए, वो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने पेपर कहाँ से निकाला है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सेम आंसर की, ये इसकी आंसर की भी है, पेपर M सेट है, इसकी आंसर की, उस आंसर की से भी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले हम पेपर देखते हैं, पेपर कैसा कैसा आया था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट का, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या है, जब शुरू में आप क्या कर सकते, पहले स्टेज को बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट स्टेज वाली होती है, संवेदीकामक अवस्था बोलते हैं, या फिर चाइल्डहुड बोलते हैं, या फिर आप टोडलर एज जो कहते हैं उसको कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का मिश्रित रूप है। तो यहाँ पे क्या है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इज अ मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। मल्टी लेयर्ड क्यों बोला गया, कि इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 प्रकार की बाल्यावस्थाएं आती हैं, इसलिए इसको मल्टी लेयर्ड बोला गया। ठीक है, चलिए मैं अपने कर्सर को ले लूँ, कर्सर यहाँ पे कहाँ चला गया, एक सेकेंड। अगर इस चीज़ को दोबारा खोलूँ तो पेपर 2, चलिए पेपर 2 है यहाँ पर। कोई बात नहीं, यहाँ से हम कर लेते हैं इस चीज़ को। पेपर 2 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करी जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा स्टेज जिसको प्राप्त करना तो चाहता है स्टूडेंट, लेकिन खुद से उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा जोन, उसके लिए क्या कर रहा है, एक एडल्ट की, उसे बड़े की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये होता है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, यानी कि अगर बच्चा इंडिपेंडेंट काम करे और किसी वयस्क के आर्थिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से काम करे, तो उसके बीच का जो एरिया होता है, खुद से कितना पहुंच पा रहा है और दूसरों की मदद से कितना पहुंच पा रहा है, तो उसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा संवेदीकामक अवस्था का, ठीक है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो अमूर्त में देखिए क्या होता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स होते हैं। बिल्कुल सही, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीयगढ़ किसका पार्ट है, केंद्रीयगढ़ आपका जो तीसरी स्टेज है मूर्त, उसका पार्ट है। संरक्षण वर्गीकरण ये भी तीसरी वाले का पार्ट है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेल आपका, ये आपका सेकंड वाली का, सिंबॉलिक प्ले जो होता है फर्स्ट या सेकंड वाली का पार्ट, आप एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में वह यह विश्वास कर लेता है, एक सेकंड, नैतिक विकास के, चलिए, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि
वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय बनाए रखने की धनात्मक मानवीय धनों का सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर जो आपका गया था, चौथे का आंसर गया था सामाजिक क्रम व्यवस्था। देखिए होता क्या है कि एक स्टेज आपको पता होगा, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, प्रथागत, पूर्व प्रथागत और उत्तर प्रथागत, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने कहा गया कि ऐसी स्टेज बताइए जहाँ बच्चा सामाजिक प्रणाली को अपनाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था या अभिविन्यास कहते हैं। जो दूसरी वाली स्टेज का पहला चरण है, दूसरी वाली स्टेज का पहला चरण जो है वो एक तो आपका पहला होता है, अगर पहले स्तर की बात करें तो आज्ञाकारिता और दंड होता है, ठीक है। फिर जैसे को तैसा वाली स्टेज आती है, फिर आती है बाजार विनिमय की स्टेज, मार्केट एक्सचेंज करके आता है, और चौथी जो स्टेज आती है वो आती है कि समाज किस प्रकार से चल रहा है उसी के प्रकार से हमें चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग हॉवर्ड गार्डनर की। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो क्वेश्चन है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होती है? हॉवर्ड गार्डनर ने स्थानिक स्पेशल एबिलिटी बताई है, वो किसके अंदर बताई है? वो बताई है एक आर्किटेक्ट के अंदर, वो एक बताई है नाविक के अंदर। तो यहाँ पे पहला वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। पूछा क्या सही वाला कौन सा? अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं, जैसे ऋषि मुनि होते हैं स्वयं के बारे में सोचते हैं, और इन्होंने विक्रेता लगा रखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। भाषिक, तो भाषा का मूर्ति से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत हो गया। शारीरिक गति खिलाड़ी, बिल्कुल शारीरिक गति का संबंध किससे है? खिलाड़ी से, इसलिए इसका आंसर क्या चला गया था? सेकंड वाला आंसर चला गया। 6 की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही। वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या है? महत्वपूर्ण बात कही है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये बात किसकी है? ये चॉम्स्की की बात है। बच्चों का संज्ञान विकास चरणों में होता है, ये किसकी बात है? ये पियाजे की बात है। स्कीमा, ये पियाजे की बात है। इसका मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार एक ही बात सही हो रही है कि बच्चों के संज्ञान विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गुड। पेपर बहुत कुछ सरल आता है, आपको समझने की बस देर है। एक प्रगतिशील कक्षा, सेम क्वेश्चन पेपर 1 में भी आया था। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होता है? बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, गलत, सहायक होता है भाई। अगला है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को बचाने में सहायक होता है। देखिए हमें आकलन से या फिर मूल्यांकन से ये नहीं मालूम करना है भैया तुम ज़्यादा सफल हो कम सफल हो, इससे बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इसका सही आंसर है कि ये मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या करता है? क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है, और उसके अनुसार अध्यापक क्या करता है? अपने शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होती है? अगर किसी कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा हो रही है, जेंडर के बेस पर लोगों को स्टूडेंट किया जा रहा है, तो आप ऐसा करिए क्लास के अंदर ऐसे क्रियाकलाप करिए जहाँ पर अलग अलग लिंग समूह के लोग, लड़के लड़कियाँ सब लोग क्या करें? पार्टिसिपेशन करें। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4th आंसर। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को क्या करना चाहिए? अगर किसी कक्षा में बहुभाषा है, कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो इसे एक गुण और साधन माना जाना चाहिए, ठीक है। ये बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें, बाल केंद्रित का मतलब होता है जिसमें बच्चे को क्या है? आपको थोड़ी सी छूट दें, जिससे कि बच्चा अपने क्या है? अध्यापक थोड़ा लचीला होता है इस कक्षा के अंदर और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका? तो संस्कृति, भाषा और भाषा के बारे में किसने बात करी थी? संस्कृति, भाषा और समाज के बारे में सिर्फ लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। तो 11वें का आंसर 1 हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री, यानी कि देखने में थोड़े से कैसे वीक हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा सामग्री उपयुक्त नहीं है बोला गया है, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट उपयुक्त नहीं है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा में दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार होता है, ठीक है। 13वें का लास्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं उसको कैसे कहते हैं? बोलो उनको क्या करिए आप? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अति प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन अलग से भी आप कर सकते हो। अगला है पठन वैफल्य, यानी कि डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया में क्या है?
पढ़ने और लिखने की कौशलता से विश्लेषण होता है। पढ़ना लिखना अगर दोनों आ जाए तो डिसलेक्सिया है, लिखना आ जाए तो डिस्ग्राफिया है। और ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। डिसलेक्सिया पढ़ने और लिखने दोनों संबंधी है। एक बार यूपीटेट में भी क्वेश्चन ये वाला आया था। 16वां क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक के उन पर अधिक ध्यान ना पड़े। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए क्या है? एक तो है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा वाला है समूह बनाने चाहिए, नहीं समूह नहीं बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद करना चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा भी सही है। उपेक्षा करनी चाहिए, ये गलत हो गया। तो सेकंड और फोर्थ तो गलत हो गया। इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड है। देखो फर्स्ट थर्ड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम की अगर बात करिए तो अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें क्या है? कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, फिर चिंतन स्तर, इन सब से गुजरना पड़ता है। और एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, टालना भी नहीं चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। 21वें का क्या है? कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। इसमें लिखा है सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, एक सहयोगी वातावरण बनाना चाहिए। मतलब आपको पता होगा कि अगर स्कूल में एक हेल्दी कंपटीशन है बच्चों के बीच में, तो इससे क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को समझते हैं, दोस्ती बढ़ती है, बच्चों का आपस में वैर नहीं होता है, यानी कि आपस में प्यार से रहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ानी चाहिए, लेकिन हेल्दी प्रतिस्पर्धा। तो यही इसका आंसर है, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेटिव कॉम्पिटिटिव। कोलैबोरेशन भी हो, यानी कि एक दूसरे को पढ़ाएं भी बच्चे और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन भी करें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स ऐसा इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिवृद्ध करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका आंसर जो गया था वो है पहाड़ उपलब्ध कराना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वाइगोस्की से उठा लिया गया है। वाइगोस्की ने पहाड़ पद स्कैफ फोल्डिंग वर्ड यूज किया था। तो समझ जाना है, जहाँ स्कैफ फोल्डिंग, स्कीमा वर्ड लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से पियाजे या वाइगोस्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसमें है बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते, ये गलत है। बच्चे सोच सकते हैं भाई, इसलिए इसका कथन क्या है? 23 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसका, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए, यही इसका आंसर है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या बताता है? तो ये बताता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं था। बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? टीचर्स और वहाँ का मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 25, किसी की गलती नहीं है, बच्चा फेल हो रहा है तो वहाँ के मैनेजमेंट की गलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है भाई लोग? समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञान क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं। मैं भी जब पढ़ाई करता था, यानी कि जब मैंने 2016 में कंपटीशन की दुनिया में जब मैं आया, जब CGL की तैयारी कर रहे थे सब बच्चे, बैंक की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे भी एक ग्रुप था जिसमें मेरे कई दोस्त हैं जो आज बैंकर हैं और कई सारे मेरे बैंकर दोस्त हैं, कई सारे CGL में क्वालिफाई हो चुके हैं, मैं टीचिंग लाइन में आ गया। तो ऐसे जब हम साथ पढ़ते थे तो सब साथ क्या करते थे? ग्रुप डिस्कशन किया करते थे। तो ऐसे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से क्या होता है? तो इससे क्या होता है भाई? बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया में आक्षेप कर सकते हैं, इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ के आए हैं, और इससे बच्चे का संज्ञान स्तर बढ़ेगा। तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिले किसी दूसरे को पढ़ाने का तो आप ज़रूर पढ़ाइए उसको। इससे क्या होता है? आपको आपकी ही नॉलेज को बढ़ोतरी होती है, उस बच्चे को भी फायदा होता है और आपकी नॉलेज में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका आंसर यही क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? जहाँ पर बच्चे को आगे बढ़ना सिखाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का फर्स्ट आंसर है, बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, पियाजे के कॉन्सेप्ट से उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था? अब देखिए, बाल्यावस्था को हो सकता है किसी ने पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ही बांट दें। मेनली पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था होती है। जैसे मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था है ना, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त अवस्था है। ऐसी क्या है?
अब यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की अगर बात हो रही है, उसका मतलब आप पूर्व बाल्यावस्था से समझ के आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 28वें का आंसर क्या हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं। तो ये मध्य बाल्यावस्था कहाँ से ली गई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ली गई है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी ये होती है कि उसमें चीज़ें जो सामने होती हैं, जो लोग कॉन्क्रीट नेचर की चीज़ें होती हैं सामने होती हैं, उसी पर ही लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हैं, उसी पर ही तर्क लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर। बच्चों के सामाजिकरण विद्यालय क्या करते हैं, कोई भूमिका नहीं है, बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय कारक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो गुणात्मक रूप से बात करने की जो मेन बात थी वो किसने कही थी, पियाजे, जीन पियाजे जी ने की थी, जो कि ऑस्ट्रिया के, आई थिंक ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन में क्या आता है, ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व। अब हम बात करेंगे, यार टच काम नहीं कर रहा है इसका, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ, इसको जूम एक्चुअल साइज। चलिए 30वां क्वेश्चन हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके मैथ्स की। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसके, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पेडागोजी वाला पार्ट जो है उसको बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी वाले पार्ट्स। ये सब सारे क्वेश्चन पता किसके हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th इन सब की मैथ से लिए गए हैं। तो आप 10th तक की मैथ्स को लगा लीजिए। वैसे तो 8th तक की मैथ्स से काम चल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, किसी घन का क्षेत्रफल निकालना, बाहुलक, माध्यिका, परिसर निकालना, ये सब किसका पार्ट है, आपका इसी का ही पार्ट है। ठीक है, आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सी सामग्री रणनीति है। देखो आपको पता होगा, आप जब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अलग अलग सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स दे रखे हैं, जैसे गणित का शिक्षण, हिंदी का शिक्षण, सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, विज्ञान का शिक्षण, इनकी अलग अलग किताब्स हैं, बुक्स हैं। जैसा कि एनआईओएस में भी दे रखा है, एनआईओएस के अंदर क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग बटी हुई हैं। तो आपके पास 2 महीने हैं, तो आप उसको अच्छे से रीड करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आज तो आपको ओवरव्यू दे रहा था बस इतना का, लेकिन आगे चल के मैं आपको स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप की क्या है पेडागोजीज को पढ़ाऊंगा। मैथ की पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी। चूंकि मैं सीटेट पढ़ाने यहाँ नहीं आया था, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा सीटेट में। इसके अलावा मेरे जो बैच चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चलेगा और यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच चलेगा। यहाँ पे अभी ऑफलाइन बैच भी चला रहा हूँ, तो ऑफलाइन से आपका कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग जहाँ भी बैठे हो वहाँ से क्लास लीजिए। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन बैच होगा उसको मैं कंटिन्यू करूँगा दिवाली के बाद से। ठीक है, कोशिश करूँगा। मेरी जॉब लग गई है एमपी के अंदर, तो उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा। वहाँ से भी आपको थ्रू ये मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ से ऑनलाइन क्लास ले लिया करूँगा सारी की सारी क्लासेस। क्योंकि ये सेटअप मेरे घर पे, मेरे शहर में लगा हुआ है, इस सेटअप को वहाँ ले आने में दिक्कत है, तो वहीं से मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 48 है, 49 है, ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं आपके, यहीं से लिए गए हैं। एक ए का यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम होगा, यदि एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको तार्किक रूप से क्या करेंगे। देखो 55वां क्वेश्चन आपको पूछा गया, 55 क्वेश्चन है, और 55 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। देखो, जो टेलर का गिनतारा है इसका यूज कर सकते हैं, टाइल का यूज कर सकते हैं, जियो बोर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जियोजेब्रा का यूज नहीं कर सकते। ये डिजिटल फॉर्म में इसको देखना पड़ता है, और बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है, तो यहाँ पे आप जियोजेब्रा का यूज ना करके ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, नहीं किया जा सकता, नहीं कि जियोजेब्रा का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 55 हो गया, 59 हो गया। यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया, साइंस स्टार्ट हो गया, साइंस स्टार्ट हो गया। सिकुड़कर, उपास्थि, पेशी, कार्टिलेज, मसल्स, रिबकेज, बोन्स, इसके लिए भी आप क्या करोगे, एनसीईआरटीज को पढ़ोगे। यहाँ पर क्या हुआ था, इस वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 74 जो दे रखा है, 74 को उन्होंने क्या किया था, बोनस दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या दिया था, एक बोनस दिया गया था आपको। इसके अलावा तो मैथ्स के ही सारे साइंस के ही सारे क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन देखिए 79, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है शिक्षार्थियों के संज्ञान स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। यानी कि आपने देखा होगा जैसे बच्चे की एज होती है उसी प्रकार से क्या बनाए जाते हैं, चैप्टर्स बनाए जाते हैं। मान लो कक्षा 6 का बालक है और उसकी एज हो रही है 6 और 5 11 साल का बालक है, 12 साल का बालक है, तो उसकी बुद्धि किस प्रकार से काम कर रही है, उसका संज्ञान किस प्रकार से काम कर रहा है, उसी के बेस पे क्या बनाया जाता है, आपका सिलेबस बनाया जाता है। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर आप अच्छे मूड में भी जाएंगे ना, बिना पढ़े भी जाएंगे इस चीज़ को, तब भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था 88 में क्या था कि बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बाई का क्या हो सकता है? तो कैसकटा है, कैसकुटा बोलते हैं, कैसकटा अमरबेल कहते हैं, कसकोटा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। तो मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटी को आप लगा लेंगे, सारे के एनसीईआरटी प्लस आपका लूसेंट इसको लगा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 50 तक आते हैं। इसके बाद से क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपको SST में अगर देखोगे तो पढ़ाने के लिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजिकल इशूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है? तो 5 वर्ष, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते थे। चलिए आगे बात करी जाए तो ये औपनिवेशक यानी कि एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ते रहिए संग के संग। ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैंने बोला था लैंग्वेज 1 चूज करोगे तो आपको एक पोइट्री मिलेगी, एक पोएज मिलेगा, प्रोज मिलेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर थोड़ा सा जवाब देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चाहे करिए चाहे मत करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग क्या है कि सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ पढ़ाई करिए। जो कोर्स बेच रहे हैं लोग, उनकी बातों में मत आइए। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे किताबें, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लोग आपको क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, काफ़ी सारी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है, ये मेरा है पेज है। इसके अलावा मैंने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, सीटेट के बारे में डाल रखा था पूरा का पूरा, सीटेट का जो पेपर 1 हुआ था उसका डाल रखा था। DSSB के बारे में, जो मैंने DSSB निकाल चुका हूँ, तो DSSB मैंने कैसे निकाला, मेरी 9 वेटिंग है MCD के अंदर, और MP BRT में मेरा 93 रैंक है, ऑल MP 93 रैंक है। तो मेरी ज्वाइनिंग 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, मैं जब इसको निकाल चुका हूँ, मैंने कैसे इसको निकाला है, इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा गौर करिए मेरी बात पर कि बिना कोचिंग करे मैं लिखता क्यों हूँ थंबनेल के अंदर, क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग करे ही इस एग्जाम को, इन सारे एग्जाम्स को निकाला है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को अच्छे से रीड करके समझने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो मेरी एक सीरीज चल रही है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ इसको, काफ़ी दिन से मेरे को प्रेशर है कि इसको कंटिन्यू करो, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा अगली बार से। ठीक है, ये लास्ट स्ट्रेटजी वाला लास्ट कुछ पेपर होगा, इसके बाद से मैं आपको क्लासेज ही लूँगा। ठीक है, फिर भी इन चीज़ों को भी आप देखिए। बाकी चैनल मेरा है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।